हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। याद करें पिछले क्लास में हम लोग हेनरिच लॉ को कर चुके थे और उस पर बेस्ड हमारा जो भी क्वेश्चंस था उन सारे क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अब इसके आगे हमें वेपर प्रेशर की बात करनी है, रॉल्स लॉ की बात करनी है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो आइए पहले इसे समझने के लिए वेपर प्रेशर के लिए हम लोग एक टर्म हम कल आपको बताए थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की कुछ बात करेंगे, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी में हम जानना चाह रहे हैं इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड जरा एक मिनट ध्यान से समझें। हम क्या करते हैं, एक पॉट लेते हैं और इस पॉट में 100 ml वाटर लेते हैं और इस पॉट को रूम में छोड़ देते हैं। 2 दिन 4 दिन के बाद हम उसमें रखे गए वाटर के वॉल्यूम को जब मेजर करेंगे तो हम क्या पाएंगे, वॉल्यूम बढ़ गया होगा ना। बिल्कुल ऐसा नहीं हो, वॉल्यूम क्या हो गया होगा, घट गया होगा। आप अगर इसे क्या करते, धूप में रख देते, हम क्या करते हैं मॉर्निंग में 8 बजे एक पॉट में 100 ml वाटर लेते हैं और उसे जाके छत पे रखते हैं और शाम में 4 बजे हम उस पॉट में रखे गए वाटर के वॉल्यूम को मेजर करते हैं तो हम पाएंगे कि वहाँ बहुत ज़्यादा का डिक्रीज हो गया होगा। और अभी तो इस ढंग से गर्मी पड़ रही है कि हो सकता है कि पूरा का पूरा पानी भी गायब हो जाए। पूरा का पूरा पानी गायब हो या ना हो, लेकिन एक बात तो जरूर होगी कि वहाँ वॉल्यूम क्या हुआ होगा, कम हो गया होगा। आखिर ये जो वाटर का वॉल्यूम कम हो गया, ये वाटर गया कहाँ? तो आप बोलते हैं कि वाटर क्या हुआ, वेपर में चला गया। अब जरा एक मिनट ध्यान से समझिएगा कि हम लोग जान रहे हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भैया, 100 डिग्री सी। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है। तब तो वो लिक्विड से वेपर में जाता 100 डिग्री सी पे ना। तो क्या रूम का टेम्परेचर 100 डिग्री सी था या छत का टेम्परेचर 100 डिग्री सी था? जिस दिन टेम्परेचर, इस अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री सी हो जाएगा, यहाँ कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यहाँ कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाए। तो वहां भी बातें ये बिल्कुल हुई है कि वाटर का कन्वर्सन वेपर में हुआ है, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, वो बॉइलिंग की बात नहीं है। इसके लिए हम टर्म क्या लिखे हैं, इवेपोरेशन लिखे हैं। जबकि वहां जो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है वो टर्म क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है। दोनों में एक बात होती है, लिक्विड का कन्वर्सन वेपर में होता है, लेकिन दोनों टोटली डिफरेंट प्रोसेस है। इवेपोरेशन क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होता है। आप पानी को रख के छोड़ दिए, जरूरी नहीं उसको हीट करने की जरूरत नहीं थी। ठंडा गर्मी बरसात सब दिन आपका कपड़ा सूखता है, सब दिन पानी का रख दें तो उसके अमाउंट में कमी होते जाएगी। हाँ, ये बात अलग है कि कभी ज़्यादा होता है, तेजी से डिक्रीज होता है, कभी धीरे धीरे होता है, क्योंकि इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को प्रभावित करेगा। लेकिन दोनों में लिक्विड का वेपर में जाना ये बात तो हो रही है, लेकिन इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों टोटली डिफरेंट प्रोसेस है। जरा एक मिनट ध्यान से समझें क्या हो रहा है। ये जो हमारा 100 ml वाटर था, तो इस वाटर में वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। अगर हम 100 ml लिए, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ही होती है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो 100/18 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इतना इंटू एवोगैड्रोज नंबर के बराबर हो जाएगा। मींस इस 100 ml वाटर में मॉलिक्यूल्स की संख्या इतनी होगी भैया, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तो इतने जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इक्वल नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या है, बहुत ही कम है, तो कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी एनर्जी क्या है, मॉडरेट है। दूसरी बात कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो हमेशा मूव करते रहते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है, पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर सकता। वहाँ केवल और केवल एक ही प्रकार का मोशन पॉसिबल होता है, और वो क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं,
ठीक उस टोटल वॉल्यूम में हमेशा मूव कर रहे होते हैं। यही कारण है कि लिक्विड का शेप क्या होता है, चेंज कर जाता है। उसे आप जिस कंटेनर में रखते हैं वो उसी के शेप को एक्वायर कर लेता है। जबकि सॉलिड में इस ढंग की बात होती है क्या, उसे किसी भी कंटेनर में रखें आप देखेंगे उसका शेप ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो मॉलिक्यूल अभी यहाँ प्रेजेंट है, बल्क में प्रेजेंट है, इस पे क्या हो रहा है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा है, 0, क्योंकि इसे सारे के सारे मॉलिक्यूल अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होंगे और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बैलेंस्ड हो जा रहा होगा। इस पे नेट फोर्स क्या एक्ट कर रहा होगा, 0 एक्ट कर रहा होगा। लेकिन लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होगा, यहाँ जो मॉलिक्यूल होगा, इसके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, केवल और केवल क्या है, इसके नीचे ही मॉलिक्यूल है। तो इसे क्या किया जाएगा, नीचे की ओर अट्रैक्ट किया जा रहा है। अब अगर इस मॉलिक्यूल की एनर्जी इटसेल्फ क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो, तो ये क्या करेगा, उस लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगा। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे नीचे की ओर खींच रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है। और इस मॉलिक्यूल की एनर्जी यदि इटसेल्फ क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो, तो वो क्या करेगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगा। और जैसे ही ब्रेक कर देगा, उस लिक्विड मॉलिक्यूल का कन्वर्सन किस में हो जाएगा, वेपर में हो जाएगा एट नॉर्मल टेम्परेचर और टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कहते हैं। जबकि वेपोराइजेशन जो होता है वो एक खास टेम्परेचर पे होता है जो बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होता है। हम लोग इसे जानने के बाद फिर हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। और दोनों में एक ढंग से आपको डिफरेंस आप क्लास 9-10 तक में पढ़े भी थे, फिर यहाँ भी हम उसकी चर्चा कर देंगे। तो इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड में बस हम लोग एक लाइन लिखेंगे। हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें कहते हैं कि द स्पॉन्टेनियस कन्वर्सन ऑफ liquid molecule into vapor is known as evaporation of liquid। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि इवेपोरेशन का क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सम पॉइंट्स इससे रिलेटेड देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट एक बात जाने कि ये इवेपोरेशन जो है यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होता है, अपने आप होता है। जबकि वेपोराइजेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। वहाँ आप क्या करते हैं, पॉट में पानी को लिए और उसे क्या करते हैं, गैस पे रख दिए, हीट करना शुरू किए, तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू किया। बढ़ते बढ़ते जिस समय उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सी के बराबर हो जाएगा, वो लिक्विड क्या होगा, तेजी से वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा फ्रॉम सरफेस एज वेल एज फ्रॉम बल्क। पूरे के पूरे से नीचे से ऊपर की ओर बुलबुला बन के आता है। जबकि इवेपोरेशन में इस ढंग की कोई बात नहीं होती है, वो भी आगे चर्चा करेंगे। तो ये पॉइंट क्या है, तो इट इज ए स्पॉन्टेनियस, स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या फिनोमिना। दूसरे में इट इज ए सरफेस फिनोमिना, यह सतह से होने वाली घटना है, सरफेस फिनोमिना। आइए जरा 1 मिनट इसे समझते हैं। हम क्या करते हैं कि 2 सुराही लेते हैं, एक मिट्टी की सुराही लेते हैं और एक पीतल की सुराही लेते हैं। दोनों में क्या करते हैं, सेम टाइम में पानी को भरते हैं और जो पानी को रखे हैं हम क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लेते हैं अलग अलग। एक मिट्टी वाले का टेम्परेचर रिकॉर्ड किए और दूसरे पीतल वाले का भी टेम्परेचर रिकॉर्ड कर। 4-5 घंटे के बाद हम फिर से दोनों के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप यह ऑब्जर्व करेंगे
कि मिट्टी के सुराही वाले का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। मिट्टी के सुराही वाले का टेम्परेचर कम हो गया, वो पानी ठंडा हो गया, जबकि पीतल वाले में उस ढंग की कोई बात नहीं हुई है। आखिर क्यों पीतल वाले में उस ढंग की बातें नहीं हुई जबकि मिट्टी वाले में इस ढंग की बातें हुई? क्योंकि वो जो मिट्टी की सुराही है उसमें बहुत सारे स्मॉल पोर्स हैं, उस पोर्स से रिसते हुए पानी कहाँ आया, उसके सरफेस पे आया, और जो सरफेस पे मॉलिक्यूल आया उसमें जिसकी एनर्जी ज़्यादा थी वो तो इवेपोरेट कर गया, ज़्यादा एनर्जी वाला क्या हो गया, इवेपोरेट कर गया। तो अब जो लिक्विड सैंपल बचा उसकी ज़्यादा एनर्जी वाला चला गया, तो लिक्विड सैंपल जो बचा उसकी एवरेज एनर्जी क्या हो गई, घट गई, और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे ही उसकी एनर्जी घट गई टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए वहाँ कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। जबकि पीतल वाले में पानी रिस के सरफेस पे आया ही नहीं, वहाँ कोई स्मॉल पोर्स तो है ही नहीं, पानी रिस के सरफेस पर आया नहीं, तो वहाँ तो इवेपोरेशन की बात हुई ही नहीं, और जब इवेपोरेशन की बात नहीं हुई तो वहाँ किसी प्रकार का कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तीसरी बात हम क्या कहते हैं कि क्या होता है कि इवेपोरेशन के कारण लिक्विड सैंपल की एवरेज एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है, इस कारण कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। तो हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू इवेपोरेशन, ड्यू टू इवेपोरेशन the average energy of liquid molecule या liquid sample will decrease, resulting decrease in temperature, resulting decrease in temperature or cooling effect। टेम्परेचर और कूलिंग इफेक्ट, ये हम अभी बात किए हैं किसकी, इवेपोरेशन की। अब जरा एक पे ध्यान से सुनिए, इसे आप जाने, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें अभी क्लियर नहीं हुई आपकी, क्योंकि अब हम इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों आपको एक साथ समझा रहे हैं अलग अलग, और वहाँ ध्यान दीजिए तो फिर आपको बातें याद भी आ जाएंगी जो आप 10th तक में पढ़े हुए हैं। तो देखिए, एक तरफ हम इवेपोरेशन की बात करते हैं और एक तरफ वेपोराइजेशन की बात करते हैं। इवेपोरेशन में भी लिक्विड मॉलिक्यूल का कन्वर्सन वेपर में होता है, और वेपोराइजेशन में भी लिक्विड मॉलिक्यूल का कन्वर्सन वेपर में होता है, लेकिन दोनों में बातें टोटली डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंट होती है, तो जरा एक मिनट ध्यान से सुनिए कि इवेपोरेशन यह क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जबकि वेपोराइजेशन यह क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वह अपने आप नहीं होगा। इवेपोरेशन जो है यह क्या है, एक सरफेस फिनोमिनन है, सतह से होने वाली घटना है, जबकि वेपोराइजेशन जो है यह बल्क फिनोमिनन है, पूरे के पूरे लिक्विड में होता है। पूरे के पूरे जब हम हीट करना शुरू करते हैं बुलबुला बन के नीचे से ऊपर की ओर आता है, जबकि आप पानी को रख दें और वो जो धीरे धीरे गायब होता है तो उसमें उस ढंग का कोई बुलबुला बन के तो ऊपर की ओर नहीं आता है। इवेपोरेशन जो है वह किसी भी टेम्परेचर पे होता है which is always lower than boiling point of liquid, always lower than boiling point of liquid, जबकि वेपोराइजेशन एक खास टेम्परेचर पर होता है which is equals to boiling point of liquid। अब जरा एक मिनट ध्यान से सुनिए, इवेपोरेशन में कूलिंग इफेक्ट होता है, इवेपोरेशन होता है तो ठंडक का अनुभव होता है, जबकि वेपोराइजेशन में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, वहाँ गर्मी का अनुभव होता है। जरा एक मिनट ध्यान से सुनिए, हम बाहर से आए गर्मी के समय पूरे पसीना पसीना है, परेशान है, ठीक, घर आए और हम पंखा चला के बैठ गए, कूलर चला के बैठ गए, तो पसीना जल्दी से गायब हो जाता है, पसीना जल्दी से गायब हो जाता है। वो पसीना क्या हो गया, तो इवेपोरेट कर गया, ठीक, वेपर में चला गया, और उसके बाद जब इवेपोरेशन हो गई तो उसके बाद जब पसीना आपका सूख जाता है तो आप अपने हाथ से यहाँ छूइए, गर्दन को छूइए, तो आपको ठंडक महसूस होगा। जबकि दूसरे केस में हम क्या करते हैं कि एक टोपिया लेते हैं, उसमें 1-2 लीटर पानी ले लेते हैं, गैस पे रख के उसे हीट करना शुरू करते हैं और उसे एक ढक्कन से ढक देते हैं, एक ढक्कन से ढक देते हैं।
जब वो बॉईल करना शुरू किया तो चम्मच से हम उसके ढक्कन को हटाते हैं, तो वो जो स्टीम हाथ में लगता है ना, वो काफ़ी ठंडा महसूस करेगा ना, नानी याद दिला देगा। और इवन वो 100 डिग्री सी वाटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा जलाएगा, बहुत ज़्यादा जलाएगा, क्योंकि जब 100 डिग्री सी वाटर की बात हो तो वो क्या होगा, हीट लॉस्ट और गेन्ड बाय बॉडी क्या होता है, एमएस डेल्टा टी, एमएस डेल्टा टी। तो 100 डिग्री सी पे गया और आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी है, ठीक, एम मास हो गया, एस स्पेसिफिक हीट हो गया, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, और डेल्टा टी चेंजिंग टेम्परेचर हो गया। तो केवल एक ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जबकि स्टीम जो होगा वो दो ढंग का एनर्जी देगा। सबसे फर्स्ट तो क्या करेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देगा, सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देगा, और वहां से वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में। फिर लिक्विड से जब वो आएगा बॉडी टेम्परेचर तक में, तो जो इस केस में एनर्जी मिल रहा था वही अब एनर्जी वहां भी मिलेगा। तो इसलिए 100 डिग्री सी वो स्टीम जो होगा वो वाटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा जलाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों क्या है, टोटली डिफरेंट प्रोसेस है। हाँ, एक बात बिल्कुल सेम है कि दोनों में लिक्विड का कन्वर्सन किसमें होता है, वेपर में होता है। तो हम बताए इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड। आपके बुक में ये इवेपोरेशन वगैरह टर्म तो इवेपोरेशन वगैरह होगा भी नहीं, वो डायरेक्ट वेपर प्रेशर लिखा होगा। लेकिन वेपर प्रेशर कहाँ से आया भैया, जब तक हम इवेपोरेशन की बात नहीं करेंगे वेपर प्रेशर कहाँ से कर पाएंगे। तो आइए अब इसके आगे नेक्स्ट टर्म की हम लोग बात करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जरा एक मिनट ध्यान से समझिए। 11th में भी इक्विलिब्रियम में हम ये सब बिल्कुल चर्चा कर चुके हैं। एक हम कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, 100 ml वाटर लेते हैं। यह कंटेनर है और इस कंटेनर में 100 ml वाटर लेते हैं। ये कंटेनर अभी अगर ओपन है तो इसमें हम 100 ml वाटर लिए, रूम में छोड़ दिए या बाहर रख दिए, तो आप क्या पाएंगे कि धीरे धीरे इसके वॉल्यूम में क्या होगा, डिक्रीज होगा। बस और कोई बात आपको ऑब्जर्व नहीं होगी, क्योंकि जो वेपर बनेगा वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। क्योंकि अभी तो ओपन है, तो जो वेपर बनेगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। लेकिन अगर ये कंटेनर क्या हो, क्लोज्ड हो, ये कंटेनर क्लोज हो, तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल वेपर में जाएगा वो अब बाहर तो नहीं जा पाएगा, वो क्या होगा, इसके सरफेस के ऊपर जमा होगा। इसके सरफेस के ऊपर जमा होता चला जाएगा। याद कीजिए इक्विलिब्रियम में भी हम आपको इस ढंग की बातों को बताए थे। इनिशियली हम इसमें लिक्विड रखे हैं, अभी वेपर की बात नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो मैनोमीटर है, मैनोमीटर के दोनों लिंब में Hg का लेवल एग्जैक्टली क्या है, सेम। Hg का लेवल एग्जैक्टली क्या है, सेम है। लेकिन अब जब लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपर में जाना शुरू किया तो यहाँ वेपर आता जाएगा, और ये वेपर, तो अब क्या होगा, इसमें मरकरी का लेवल बढ़ना शुरू करेगा और यहाँ मरकरी का लेवल क्या हो जाएगा, घटना शुरू करेगा। मरकरी का लेवल घटना शुरू करेगा, इधर बढ़ना शुरू करेगा और इधर घटना शुरू करेगा। ये कुछ समय तक होता जाएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा कि फिर ये लेवल एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा जब तक कि हम किसी प्रकार का डिस्टरबेंस प्रोड्यूस नहीं करा दें।
तो क्या अब अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो अब आप क्या कर रहे हैं कि अब मॉलिक्यूल वेपर में नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। अभी भी मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपर में जा रहा है और वेपर का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, लिक्विड में आ रहा है। दोनों की दोनों बातें हो रही हैं, लेकिन नीचे से ऊपर जाने का रेट और ऊपर से नीचे आने का रेट, दोनों का दोनों रेट एग्जैक्टली क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। और इसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, जहां फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन का रेट एग्जैक्टली क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो अभी ये हम सब आपको बता चुके थे इक्विलिब्रियम में। आइए जरा यहाँ हम जो समझना चाह रहे थे उस पर चलते हैं। तो अब क्या देखते हैं कि लिक्विड है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में जाएंगे, जो वेपर होगा इसके सरफेस के ऊपर जमा हो जाएगा, क्योंकि ये कंटेनर क्या है, क्लोज है, तो बाहर तो जा नहीं पाएगा। तो अब ये जो वेपर का मॉलिक्यूल है, ये वेपर का मॉलिक्यूल भी मोशन में होगा, ये अपने से भी टकराएगा और इस कंटेनर के वॉल से भी टकराएगा और इस लिक्विड के सरफेस से भी टकराएगा। तो जब कंटेनर के वॉल से टकराएगा तो उसका क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, मींस वाष्प का संघनन हो जाएगा। वाष्प का क्या हो जाएगा, बोतल लगी, वाष्प का क्या हो जाएगा, वाष्प का संघनन हो जाएगा। जैसे कि ये बोतल है, इसमें अभी हम पानी तो यहीं तक रखा हुआ है, पानी यहीं तक है, पानी तो बिल्कुल भरा हुआ नहीं है। आप क्या कीजिए, पानी यहीं तक रखिए और इस ढक्कन को बिल्कुल टाइट करके बाहर रख दीजिए। 1 घंटे 2 घंटे के बाद ऑब्जर्व कीजिए तो आप क्या पाएंगे, आपको बूंदा बूंदी इसके ऊपरी सरफेस पर भी दिखाई देगा। अगर आप इसके ढक्कन को खोल के ये नीचे देखें तो ये भी भींगा हुआ आपको नजर आएगा, जबकि पानी तो यहीं तक है, पानी तो यहीं तक है और हम ऐसे खड़ा रख दिए थे, तब तो पानी ऊपर नहीं रहना चाहिए था भाई। जबकि आप देखेंगे तो बिल्कुल वहां बूंदा बूंदी सब जगह आपको नजर आएगा। वो कहां से आया था, जो वाष्प गया था उस वाष्प का लिक्विड में क्या हुआ, कन्वर्सन हुआ, जिसे हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन ऑफ वेपर, कंडेंसेशन ऑफ वेपर। तो अब जरा ध्यान में 2 ढंग की बातें हो रही हैं। तो क्लोज कंटेनर है तो लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपर में जा रहा है। यहाँ बात तो शुरू में क्या होगा, तो शुरू में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। रेट शुरू में आप क्या जानते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है, इक्विलिब्रियम में तो यही बात होती है। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है, मैक्सिमम होता है और समय के साथ वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। जबकि इनिशियली बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है, 0 होता है, जबकि समय के साथ क्या होता है, वो इंक्रीज करते जाता है। एक समय ऐसा आता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है, इक्वल हो जाता है इन ए क्लोज्ड कंटेनर। दिस स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहाँ भी देखिए 2 ढंग की बातें होंगी, लिक्विड वेपर में जाएगा, ठीक, तो लिक्विड का वेपर में जाना क्या कहला रहा है, इवेपोरेशन। और दूसरा हम क्या देख रहे हैं, ये वेपर क्या आएगा, लिक्विड में आएगा, तो यह क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम स्टेट पर भी क्या है, लिक्विड के सरफेस पे वेपर के द्वारा कुछ ना कुछ प्रेशर लगाया जा रहा है। तो अब इक्विलिब्रियम स्टेट पर वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाया जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड में हम एक लाइन क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हम एक लाइन लिख सकते हैं, एट लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट, एट लिक्विड वेपर equilibrium state, at liquid vapor equilibrium state, the pressure exerted by vapor of liquid at liquid vapor equilibrium state, the pressure exerted by vapor, the pressure exerted by vapor on the surface of liquid, on the surface of liquid is known as vapor pressure of liquid, is known as vapor pressure of liquid। तो हम क्या कर रहे हैं कि एट लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर,
ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। उसे ही हम क्या कहेंगे, लिक्विड का वेपर प्रेशर कहेंगे। अब आइए इसमें रॉल्स लॉ, रॉल्स नामक एक साइंटिस्ट के द्वारा कुछ स्टेटमेंट कहा गया है। अब जरा ध्यान दें क्या उनके द्वारा कहा गया, और ये रॉल्स लॉ, ध्यान दें ये रॉल्स लॉ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर में हेनरिच लॉ या रॉल्स लॉ, दोनों में कोई ना कोई एक प्राय पूछ दिया जाता है, दोनों में एक प्राय कुछ ना कुछ पूछ दिया था। अब जैसे एक में ध्यान दें, अभी हम एक कंटेनर लिए थे, जिस कंटेनर में हम क्या किए थे, एक लिक्विड को लिए थे, एक लिक्विड को लिए थे और ये कंटेनर क्लोज था। तो लिक्विड के ऊपर क्या वेपर के मॉलिक्यूल्स होंगे, लिक्विड के सरफेस के ऊपर वेपर के मॉलिक्यूल होंगे, और ये एक लिक्विड है, इसके सरफेस पे जो वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है वह क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहलाएगा। अब अगर हम क्या करें कि इसको मिक्सचर कर दें, इसको क्या कर दें, मिक्सचर कर दें, 2 या 2 से अधिक वोलाटाइल कंपोनेंट को ले लिए, 2 लिक्विड को ले लिए, तो अब क्या होगा भैया, दोनों लिक्विड का मॉलिक्यूल ना वेपर में जाएगा। अब तो दोनों लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपर में जाएगा, तो दोनों के द्वारा कुछ ना कुछ प्रेशर लगाया जाएगा। तो किसी एक कंपोनेंट के द्वारा, किसी एक के वेपर के द्वारा इसके ऊपर जो प्रेशर लगाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे, क्योंकि गैसियस मिक्सचर होता है, तो मिक्सचर है। अब जैसे हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, 5 लीटर का एक कंटेनर है, ठीक, जिस अभी इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन मेंटेन रखे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 2 मोल हाइड्रोजन का लेते हैं और 1 मोल हीलियम का लेते हैं या 5 मोल हीलियम का लेते हैं। तो अब आप देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के लिए वॉल्यूम सेम होगा, दोनों के लिए टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। गैस लॉ आप लगाते हैं PV = nRT, लगाते हैं जी, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम दोनों के लिए सेम है, टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, R क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। इट मीन्स आप बात करेंगे P क्या हो जाएगा, nRT/V। तो अगर किसी एक का नंबर ऑफ मोल लेंगे तो किसी एक का प्रेशर निकलेगा, और मिक्सचर में किसी एक के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और यहाँ हम क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे। गैस है तो वहां बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर, और लिक्विड से आया है तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे। तो अब ये जो कंपोनेंट है, तो इसमें जितने भी कंपोनेंट्स 2 को लिए तो दोनों का दोनों वेपर में जाएगा, तो ये जो हमारा होगा, तो इसमें दोनों के लिक्विड के वेपर प्रेजेंट है, तो अब दोनों के द्वारा इस सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगाया जाएगा। तो किसी एक के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे। और रॉल्स साहब के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया कि जिसके हम मोल को क्या करते हैं, लिक्विड स्टेट में ज्यादा लेते हैं, लिक्विड में जिसका हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा लेते हैं, उसका वेपर प्रेशर, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इन बातों को ऑब्जर्व करते हुए वो एक स्टेटमेंट दिए। वो क्या स्टेटमेंट दिए, उनका कहना था कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट एबव सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन में जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसकी पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या होगी, ज्यादा होगी, पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो रॉल्स लॉ का कहना है, इसी को आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे और इस पर बेस्ड हमारा सब न्यूमेरिकल्स वगैरह आएगा, लेकिन जब रॉल्स लॉ पूछा जाएगा तो आप इतनी ही बातों को लिखेंगे। यहाँ क्या बोलेंगे, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट मीन्स ऐसा कंपोनेंट जो वेपर में
जा सकता है। अब हम मिक्सचर बनाए, वहाँ पानी तो लें और क्या करें, चीनी ले लें, तो अब सॉल्यूशन तो बनाए, वहाँ हमारा सॉल्वेंट क्या है, वो वाटर है, वो तो वेपर में जाएगा। लेकिन बताइए चीनी वेपर में जाएगा क्या? चीनी वेपर में जाएगा? वो तो नॉन वोलेटाइल। वो इसका दूसरा एप्लीकेशन में चल के पढ़ेंगे। इसी स्टोरर्स लॉ में दो ढंग की बातें होगी, एक में हम दो या दो से अधिक वोलेटाइल कंपोनेंट लेंगे और दूसरे में क्या करेंगे, एक वोलेटाइल होगा और दूसरा सॉल्यूट जो लेंगे वह नॉन वोलेटाइल ले लेंगे। जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल लेंगे तो वो हमारा आता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत। आगे जानना है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट एबव सॉल्यूशन is directly proportional to mole fraction of that component in solution. Mole fraction of that component in solution. तो जब भी आप एग्जाम वगैरह में जिसे आपको बोला कि रॉड्स लॉ लिखिए, जरा ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम में नंबर लाना डिपेंड करता है कि आप किस ढंग से एक्सप्रेस कर रहे हैं सारी बातों पे। और जरा एक मिनट ध्यान दें कि किसी को 20 नंबर है और किसी को 50 नंबर है, यहाँ 30 नंबर का डिफरेंस है, लेकिन यह डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 20 नंबर यह दर्शा रहा है कि जिस बच्चे को 20 आया वो नहीं पढ़ रहा है, जिसको 50 आया वो कुछ हद तक पढ़ रहा है। लेकिन किसी बच्चे को 98 है, किसी बच्चे को 99 है, एक नंबर का डिफरेंस है, लेकिन ये एक नंबर का जो डिफरेंस है ना, ये 100 गुना बड़ा डिफरेंस है। किसी को 99 है और किसी को 100 है, ये 1000 गुना बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे थोड़ा सा भी चेंज बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। पर्टिकुलर, इसलिए आपको हर हमेशा एक एक नंबर लाने के लिए, सही ढंग से पढ़ने के लिए, जब भी किसी का स्टेटमेंट लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दर्शाएंगे। जो बातें कही जा रही हैं, ये जैसे 2 नंबर का है तो आप यहाँ तक लिख लिए और आप सोचेगा आपको 2 नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक में आपको 1 नंबर मिलेगा, यहाँ तक में आपको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि आप स्टेटमेंट लिखे लेकिन साइंस जो है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए, या फिर रिएक्शंस वगैरह केमिस्ट्री में आता है वो सब दर्शाना होता है, तो कहाँ वैसा कुछ दर्शाया गया। तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट एबव सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। दैट इज, हम बात करते हैं PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA एंड PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। जहाँ PA PB यहाँ तक आप लिखे तो आपको, आप सोचेगा आपको 2 नंबर मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको 1.5 नंबर मिलेगा। ये PA PB XA XB क्या है ये तो बताइएगा। तो आप बताएंगे where PA and PB are partial vapor pressure of volatile component A and B, where PA and PB are partial vapor pressure of volatile component A and B, whereas XA and XB are their mole fraction in solution, that is liquid state. In liquid state, क्योंकि अब ये जरा ध्यान सुनेंगे कि ये नहीं समझना है कि सॉल्यूशन जो है वो हमेशा लिक्विड अवस्था में ही। सॉल्यूशन हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि सॉलिड अवस्था में भी हो सकता है, गैसियस अवस्था में भी हो सकता है,
ये तो डिपेंड करता है भैया सॉल्वेंट पे ना। तो अभी जो हम लोग केस चल रहे हैं इसमें सॉल्वेंट हमारा क्या हो रहा है, लिक्विड हो रहा है। और जब सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है तो सॉल्यूशन ऑलवेज क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। ये आपका रॉल्स लॉ है। और यहाँ तक की बातों को लिखेंगे तो कोई भी टीचर रहेंगे बिल्कुल आपको 2 में 2 नंबर। तो क्या देख रहे हैं कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट एवं सॉल्यूशन is directly proportional to mole fraction of that component in a solution, that is Pa directly proportional to Xa and Pb directly proportional to Xb, where Pa and Pb are partial vapor pressure of volatile component A and B, whereas Xa and Xb are their mole fraction in a solution, that is liquid state। ये रॉल्स लॉ देखिए। अब इसी पर बेस्ड हमारा न्यूमेरिकल्स जो चलेगा तो रॉल्स लॉ को 2 डिफरेंट फॉर्मेट में यूज करेंगे। अभी हम लोग रॉल्स लॉ का टाइप फर्स्ट देख रहे हैं। टाइप सेकेंड जो होगा वो हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। तो ये रॉल्स लॉ के लिए हम देखते हैं एप्लीकेशन फर्स्ट। एप्लीकेशन फर्स्ट जहां हम क्या बात करते हैं कि रॉल्स लॉ फॉर द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। रॉल्स लॉ फॉर द मिक्सचर ऑफ, या मिक्सचर से अच्छा है आप सॉल्यूशन कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स। मिक्सचर का अर्थ ये था कि हम क्या करेंगे, पानी ले लेंगे और केरोसिन तेल ले लेंगे, ठीक, दोनों तो लिक्विड है, दोनों को मिला दें, क्या वो सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल। लेकिन पानी लें और इथाइल अल्कोहल, बिल्कुल सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर। हम डीजल लें और पेट्रोल लें, बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। इसलिए हम यहाँ सॉल्यूशन की बात करते थे, इसे सॉल्यूशन लिख दिए। तो इट मीन्स अब जो 2 लिक्विड होगा, इसी को दूसरे शब्द में हम यह कह सकते थे कि जो 2 लिक्विड होना चाहिए वो मिक्सिबल लिक्विड्स होना चाहिए। 2 लिक्विड्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिक्सिबल लिक्विड्स होना चाहिए। मिक्सिबल लिक्विड्स का अर्थ क्या हुआ, ऐसा 2 लिक्विड जो आपस में मिक्स कर जाए उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सिबल लिक्विड। और जो मिक्स नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड। तो रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ 2 मिक्सिबल लिक्विड्स। अब जरा 1 मिनट बिल्कुल ध्यान से आप समझें और देखिए, इस पे बहुत सारा हमारा न्यूमेरिकल्स आज आपको बनाने के लिए मिलेगा, कम से कम 15 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। अब आइए बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। हम बात करते हैं 2 लिक्विड लेते हैं और 2 लिक्विड है, एक लिक्विड हमारा ए है और दूसरा लिक्विड हमारा क्या है, बी है। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी, जरा 1 मिनट ध्यान से समझिए। जैसे ये हमारा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम 2 लिक्विड को ले रहे हैं, लिक्विड ए को भी लिए हैं और लिक्विड बी को लिए हैं। इसलिए हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, मिक्सचर। और ये कंटेनर क्या है, क्लोज्ड है। कंटेनर क्या है, क्लोज्ड है। तो अब क्या होगा कि इसमें जो 2 लिक्विड है, दोनों लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे। लिक्विड ए के मॉलिक्यूल भी वेपर में जाएंगे और लिक्विड बी के मॉलिक्यूल भी वेपर में जाएंगे। ये जो सॉल्यूशन है इसके ऊपर जो वेपर होगा, इसमें क्या होगा भैया, दोनों लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो अब दोनों के द्वारा इस सॉल्यूशन के सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा होगा। तो किसी एक लिक्विड के वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वही क्या कहलाता है, पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाता है। और रॉल्स लॉ का कहना था कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा किसी कंपोनेंट का, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन होगा। तो अब यहाँ ए और बी
दोनों का कुछ ना कुछ पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। तो हम क्या कहेंगे, जरा देखिए, तो हम कह सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, लिक्विड ए के द्वारा जो पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा होगा, जिसे हम दर्शा रहे हैं किसके द्वारा, पी ए के द्वारा। तो ये अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, ये पी ए क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए होना चाहिए। और हम कह सकते हैं पी ए इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लाए हैं, और यहाँ जो हमारा कांस्टेंट है वो कांस्टेंट क्या कहला रहा है, पी नॉट ए कहला रहा है। सिमिलरली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी दैट इज पीबी, यह क्या होगा भैया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स बी के। और हम क्या कर सकते हैं, तो पी बी इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी कर सकते हैं। तो देखिए, जहां पी ए पी बी हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर है, एक्स ए और एक्स बी क्या है, तो एक्स ए लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में, और एक्स बी क्या है, लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में। ये पी नॉट ए और पी नॉट बी आपका जो कांस्टेंट है, तो इस पी नॉट ए को हम क्या पढ़ेंगे, यह पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन प्योर स्टेट, और यह क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन प्योर स्टेट। तो किसी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। जैसे अगर हम वाटर की बात करें, तो वाटर का वेपर प्रेशर एट 100 डिग्री हमेशा क्या होगा, 760 mm ऑफ H0, यह होगा तभी वो बॉयल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मीन्स किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये एक किसी पर्टिकुलर लिक्विड का पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो होता है ना, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम देख रहे हैं क्या कर सकते हैं, वेयर पी ए एंड पी बी, यह क्या है, तो आर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A and B, XA and XB are mole fraction of liquid A and B in solution, whereas P naught A and P naught B are वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ P naught A and P naught B are वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A and B, बात नहीं है, इन प्योर स्टेट, बात तो सही है, इन प्योर स्टेट। पी ए हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर है, पी बी हमारा क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर है। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो इसी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट लाया गया था पी नॉट ए, और यहाँ कॉन्स्टेंट लाया गया है पी नॉट ए। ये पी नॉट ए जो है वह क्या है, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो आपको दिया रहेगा, ये निकालने बोला जाएगा। ठीक, ये पी नॉट बी सिमिलरली क्या है, यह हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन प्योर स्टेट है। तो अभी सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट है ए और बी, तो ये जो सॉल्यूशन है इसके ऊपर जो वेपर है उसमें क्या है, लिक्विड ए और लिक्विड बी के मॉलिक्यूल्स पड़ेंगे। दोनों के द्वारा इसके सरफेस पे कुछ न कुछ प्रेशर लगाया जा रहा है, किसी एक के द्वारा जो लगाया जा रहा था वह क्या कर रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाए। तो अब अगर हम इसका टोटल वेपर प्रेशर निकालना चाहें, इस वेपर प्रेशर एबाउट सॉल्यूशन टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा,
दोनों के पार्शियल प्रेशर को जोड़ देना होगा, जितना भी होगा सबके पार्शियल प्रेशर को जोड़ देंगे क्या निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा। तो अब हम इसके आगे लिख सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर एबव सॉल्यूशन दैट इज PS, ये इक्वल्स टू क्या होना चाहिए भैया, तो PA प्लस PB होना चाहिए। या इसी PA के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं XA इंटू P नॉट A, और इसके लिए क्या XB इंटू P नॉट B लिख सकते हैं। या देखिए तो इसी में हम और भी चेंज करते हैं, क्या लिख सकते हैं XA इंटू P नॉट A प्लस 1 माइनस XA इंटू P नॉट B कर सकते हैं, बिकॉज XA प्लस XB इक्वल्स टू 1, सभी का मोल फ्रैक्शन जोड़ के 1 होता है। तो अगर हम एक का मोल फ्रैक्शन दिया है तो दूसरे का क्या 1 माइनस XA भी तो लिख सकते हैं, 1 माइनस XA लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर एबव सॉल्यूशन। इसमें एक एक्सप्रेशन हम और भी बात करने वाले हैं, ये जो हमारा XA और XB है यह क्या है, लिक्विड A और लिक्विड B का मोल A और B का मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के स्टेट में, किसके स्टेट में, सॉल्यूशन के स्टेट में। तो अब तो लिक्विड A और लिक्विड B का मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के स्टेट में। अब ये लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपर में भी तो आया है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। तो हम लिखते हैं अब इफ X डैश A एंड X डैश B be the mole fraction of A and B in vapor phase, then from experiment हम ऑब्जर्व किए x डैश A इक्वल्स टू PA बाय PS, PA बाय PS। इसका जो होगा पार्शियल वेपर मीन्स इसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में जो होगा वो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर बाय टोटल। या देखिए इसी PA के लिए हम क्या लिख सकते हैं, XA इंटू P नॉट A बाय PS बाय PS। सिमिलरली X डैश B इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, PB बाय PS, या PB के लिए क्या XB इंटू P नॉट B बाय PS। तो आप क्या देख रहे हैं कि दो मोल फ्रैक्शन है XA और X डैश A। XA कहाँ है, सॉल्यूशन में है, जबकि X डैश A और X डैश B कहाँ है, मोल फ्रैक्शन है किसमें भैया, वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन है किसमें, वेपर फेज। तो यहाँ तक की बातों को समझ लिए आप। अब इस पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस की बात करनी है, आप इसे नोट कर लें जहाँ दिक्कत हो। अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें। तो हो गया। अब आइए इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस की बात करते हैं, आप इसे सही ढंग से समझेंगे, बुक से भी पढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन बता रहे हैं तब बातें कुछ हद तक और क्लियर होगी और आपको फिर बनाने के लिए दिया जाएगा। आइए हम पहले सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट ध्यान। जैसे हम कहते हैं 2 moles of liquid A, 2 moles of liquid A and 3 moles of liquid B
mix to form ideal solution बनाता है, ideal solution. Calculate pressure exerted by vapor pressure exerted by each component and total vapor pressure above the solution if vapor pressure of liquid A and B in pure state are 60 and 80 mm of Hg respectively. mm of Hg respectively. देखिए क्या देख रहे हैं, तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, दो लिक्विड है ए और बी. लिक्विड ए का कितना मोल लिया गया है, 2 मोल. लिक्विड बी का कितना मोल लिया गया है, 3 मोल लिया गया है. प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर मींस पी नॉट ए कितना है, 60 mm है. प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर क्या है, 80 mm है. हमें क्या क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है कि प्रत्येक कंपोनेंट के द्वारा क्या वेपर प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है. तो मिक्सचर में किसी एक कंपोनेंट के द्वारा जो लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं. इस हमें पता करना है पी ए क्या होगा, पी बी क्या होगा और तीसरा पी एस क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर. देखिए एक एक लाइन में सब निकल जाएगा. पी ए क्या हो जाएगा भैया, एक्स ए इंटू पी नॉट ए. ठीक, तो पी नॉट ए तो आपको पता है लेकिन आपको एक्स ए नहीं पता है. एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन. तो देखिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स करते हैं. इसके लिए क्या लिख देंगे, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी इंटू पी नॉट ए. ये हमारा हो गया 2/5 गुने कितना है 60, 24 mm ऑफ Hg हो गया एक का. दूसरे में इसी ढंग से हम क्या करेंगे, दूसरे के लिए निकालते हैं. दूसरे का निकालें तो हम क्या कहेंगे, पी बी इक्वल्स टू हम क्या बोलेंगे, एक्स बी इंटू पी नॉट बी कहेंगे. एक्स बी के लिए एन बी बाय एन ए प्लस एन बी इंटू पी नॉट बी करेंगे. ये हमारा 3/5 गुने 80 तो क्या हो गया 48 mm हो गया. या आप यह भी कर सकते थे कि पी बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए इंटू पी नॉट बी. आप देखिए 1 माइनस एक्स ए आपका हुआ था 2/5, 2/5 गुने क्या था 80. ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 5. यहाँ आप क्या देखेंगे 5 माइनस 2 इट मीन्स क्या हो जाएगा 3/5. फिर तो वही बात हो गई 3. किसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बनाएंगे तो ऐसा थोड़े हुआ कि आंसर दूसरा आ जाएगा. यह भी देखिए उतना ही आया 48 mm आया. हमें पी ए पी बी निकल गया तो पी एस निकालना है. पी एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पी ए प्लस पी बी कर देंगे. पी ए हमारा क्या है 24 mm है और पी बी हमारा क्या है 48 mm है. इसे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 72 mm हो जाएगा. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. दिख रहे हैं कितना सिंपल ढंग का है. आइए इसे हम दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं.
दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A and B in pure state are 500 and 700 mm of Hg respectively. Find the composition of liquid mixture if total vapor pressure above the solution be 625 mm of Hg. 625 mm of Hg. Also find composition in vapor phase. तो देखिए क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A एंड B इन प्योर स्टेट आर 500 and 700 mm of Hg रिस्पेक्टिवली। तो P नॉट A हमें दिया हुआ है कितना, 500 mm of Hg, P नॉट B हमारा कितना दिया हुआ है, 700 mm of Hg, PS हमें क्या दिया हुआ है, 625 mm of Hg। आपको क्या करना है, तो आपको फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन का अर्थ क्या होता है भैया, तो कंपोजिशन का अर्थ होता है मोल फ्रैक्शन। कंपोजिशन का अर्थ क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो आपको मोल फ्रैक्शन बताना है लिक्विड मिक्सचर में भी, और मोल फ्रैक्शन बताना है कहाँ, वेपर फेज में भी। इस आपको एक्स ए भी बताना है, आपको एक्स बी भी बताना है, आपको एक्स डैश ए भी बताना है, और आपको एक्स डैश बी भी बताना है, आपको एक्स डैश बी भी बताना है। तो अगर हम बात करें तो आप देखिए पी एस पता है, तो पी एस पता है तो हम क्या करेंगे, एक्स ए एक्स बी तो आराम से निकाल सकते हैं। पी एस इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। आप जरा एक मिनट ध्यान दीजिएगा, पी एस आपको पता है, पी नॉट ए आपको पता है, पी नॉट बी आपको पता है, ठीक। तो आप अगर इसको सबको पुट कीजिएगा तो यहाँ देखिए दो अननोन हो जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी। तो आप इसे लेते हुए बना सकते हैं। तो फिर दूसरा इक्वेशन आपको बनाना होगा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक इक्वेशन से तो हम मैक्सिमम एक ही अननोन को निकाल सकते हैं, तो दो अननोन हो जाएगा। तो हम क्या करें, उतना करने से ज़्यादा अच्छा है कि इसे ही चेंज कर देते हैं, 1 माइनस एक्स ए कर देते हैं। ये बताइए, ये पता है, ये पता है, ये पता है, एक्स ए नहीं निकल जाएगा, एक्स ए निकल गया तो एक्स बी भी निकल गया, क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स डैश ए निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा भैया, पी ए बाय पी एस कीजिएगा। आपको पी एस तो जरूर पता है, लेकिन आपको पी ए नहीं पता है। पी ए के लिए आप क्या करेंगे, एक्स ए इंटू पी नॉट ए बाय पी एस करेंगे। एक्स ए आप निकाल चुके हैं, पी नॉट ए आपको पता है, बटे में पी एस कर दीजिएगा, तो एक्स डैश ए निकल जाएगा। तो फिर से एक्स डैश भी निकालने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस एक्स डैश ए कर दीजिएगा। चलिए आज यहीं तक करने देते हैं। आज आपको हम क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं देते हैं, ठीक। हम 2 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए बताए ताकि ऐसे सिर्फ आप जो थ्योरी जान रहे थे तो बातों को कम समझ पाते, अब आप कुछ हद तक ज्यादा बातों को समझ पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसे सही ढंग से लिखना उखना जो भी अपना लिख लेंगे। इसके बाद बुक से पढ़ेंगे, जो आपके पास रेफरेंस बुक है उससे थोड़ा सा पढ़ेंगे,
और वहां से 2 4 5 क्वेश्चन जो एग्जाम्पल्स में बनाया होता है उसको थोड़ा सा बनाइएगा। कल हम लोग क्लास में बात करेंगे और इसके बाद आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए एनसीईआरटी और आरसी मुखर्जी दोनों का दे दिया जाएगा। आज इतना ही। ओके।